मैं इश्यूज बता देता हूँ, इश्यूज हम क्या कौन से लेना चाहते हैं। सर सबसे पहले जजमेंट लेंगे सुप्रीम कोर्ट की। अभी 36(1)(ba में एक जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वो एक डिसाइड कर दिया है, जो ऑलमोस्ट लोग क्या सोचते थे, हम लोग क्या सोचते थे, पर सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एट ऑल। द क्वेश्चन इज क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या अभी भी कुछ लीवे बचा है एसएससी के पास, बचने का कोई तरीका है वो मैं बताऊंगा आपको। क्या क्या अभी भी 2-3 ऑप्शंस हैं जिसपे हम अभी भी आर्ग्यू कर सकते हैं, जो मैं आपको अलग से बताऊंगा अपार्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। द सेकेंड इज नॉर्मली आपने नोटिस किया होगा जब हम टीडीएस की बात करते हैं तो टीडीएस के अंदर नॉर्मली क्या होता है, लेट अस से दुर्गा दास जी ने मेरा कोई टीडीएस काटा, राइट, टीडीएस मेरा काटा, और मैंने मान लीजिए उन्होंने काटा लास्ट ईयर में, मैंने करंट ईयर में अगर इनकम में दिखा रहा हूं, मैं इनकम लास्ट ईयर नहीं दिखा के करंट ईयर में दिखा रहा हूं ड्यू टू डिफरेंट सेट ऑफ अकाउंटिंग, और मैं इनकम भी इस साल दिखा रहा हूं और टीडीएस भी इस बार दिखा रहा हूं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और टीडीएस को इस करंट ईयर में क्लेम कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन उनमें से होगा, मान लीजिए इन्होंने, मैंने तो इनकम इस साल में दिखाई, इन्होंने टीडीएस अगले साल काटा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने तो इनकम करंट ईयर में दिखाई पर सर ने टीडीएस मेरा अगले साल काटा, क्या उस टीडीएस का क्रेडिट ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा? और प्लीज नोट करें, देयर इज नो सिस्टम ऑफ एडवांस क्रेडिट, ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा उस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा, सर टीडीएस के अंदर एक इश्यू और लेके कि मान लीजिए लेट अस से संदीप जी ने कोई टीडीएस मेरा काटा पर जमा नहीं कराया, टीडीएस काटा पर जमा नहीं कराया, तो सेक्शन 200 और 205 को अगर हम रीड करते हैं, क्या इनका जमा कराना जरूरी है बिफोर क्लेमिंग क्रेडिट? तो ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत लोगों को मेजर इश्यूज दिक्कत आती है। उसके बाद हम बात करेंगे एक साफ इंफ्रास्ट्रक्चर की जजमेंट के बारे में, जो बहुत पुराना जजमेंट है लेकिन अभी बहुत सारी हाई कोर्ट्स ने उसे एक्सेप्ट किया है। तो क्वेश्चन है कि क्या इसका इंपैक्ट नए असेसमेंट रिजाइन पे है या नहीं। फिर मैं एक डिस्कस करूंगा सेक्शन 151 पे कि भैया कंप्यूटर अथॉरिटी का जो अप्रूवल देता है वो किस तरह से देता है, और बाकायदा में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट टाटा के रिस्पेक्ट में आई है। टाटा, सर आप प्लीज, एवरीबडी नोज टाटा किसी की बात, बॉम्बे, जब आपको बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था तो उस केस में टाटा लगा था, आपको याद होगा, संजय दत्त पे भी टाटा लगा था। तो उस कंटेक्स्ट पे उसको कोरिलेट करूंगा विद दिस वन सेक्शन 151, राइट सर। और एक आध कोई पेनल्टी पे भी इशू है वो भी डिस्कस करेंगे, पर टाइम जो परमिट करेगा उसकी बात करेंगे। पर टारगेट ये है सर, जो पढ़ना है ढंग से पढ़ना है, जहां पे भी आपको लगे कि नितिन ये बात समझ में नहीं आ रही, आई कैन रिपीट इट अगेन, कोई दिक्कत नहीं है, राइट सर। सर अलाउ मी टू स्टार्ट माय पीपीटी फर्स्ट। सर ये पीपीटी नजर आ रही है मेरी? अभी नहीं आ रही संदीप, देखो। सर आ रही है क्या सर? अब आ गई ना? यस। सॉरी, नो सर, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 36(1)(b। अच्छा, बिफोर गोइंग टू जजमेंट्स एक छोटा सा मेरा कैविएट है सर। सी, आई एम नॉट गोइंग द वन हु इज गोइंग टू कमेंट ऑन द डिसीजंस, बट वन कैन मेक इट्स ओन असेसमेंट। व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे इज द रीजनिंग, रैशनल एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द केस लॉ एंड सॉल्यूशन टू द क्वेरी पोज्ड बाय अस। तो व्हाट आई वांट टू से कि सर मैं जो भी बोल रहा हूं प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। These are honorable High Court, these are honorable Supreme Court, this is honorable ITAT judgments. But having said that, I'm not questioning on their decision deliverability. So what I want to say, sir, rational कहाँ पे है, कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, एक पॉइंट और मैं जो आपको बता दूं, जो हमने एक इशू और है जो हमने लिया हुआ है, वन इज कि सर जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया, जिस कंटेक्स्ट के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि 31/3/2021 के जो नोटिस है, से पहले के जो नोटिस है, वो अगर मान लीजिए 31 मार्च 2021 से पहले आए हैं तो ठीक, अगर बाद में आए हैं तो दे आर बैड इन लॉ। पर हैविंग सेड दैट, दे हैव एडेड वन मोर राइडर टू दैट। दे सेड आशीष अग्रवाल का केस भी उन पे अप्लाई हो जाएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे आज, ठीक है जी। नाउ अप्रिशिएट करें, पहले हम दो सेक्शन नोट कर ले, 36(1)(4 और 36(1)(ba। दो सेक्शन नोट कर ले जो बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि ये 36(1)(ba पे जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, वो कहती क्या है। देखिए, नोट करें 36(1)(4 बात करता है, नोट करें जो मैंने रेड पे किया हुआ है, एनी सम पेड बाय द सी एज एन एम्प्लॉयर, प्लीज नोट कर ले, एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकरेंस प्रोविडेंट फंड की बात करता है या सुपरएनुएशन फंड की बात करता है। तो प्लीज अप्रिशिएट करें, 36(1)(4 बात कर रहा है सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की, वेयर एज जब हम 36(1)(ba की बात करते हैं वो क्या बोल रहा है, एनी सम रिसीव्ड बाय द सी फ्रॉम एनी ऑफ हिज एम्प्लॉइज। तो प्लीज अप्रिशिएट करें, ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है।
तो व्हाट आई वांट टू से 36(1)(4) बात कर रहा है सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की, और 36(1)(5)(a) जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई है वो बात कर रहा है कि भैया इट इज अ जजमेंट ऑफ, इट इज द मैटर ऑफ, दिस सेक्शन इज मेंट फॉर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। नाउ अब देखिए सर झगड़ा कहां पे था बिफोर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट। What is happening, sir? Various Bombay High Court, sir, Delhi High Court, beat Madras High Court, sir, several High Courts, almost एक या दो, मतलब एक अपना गुजरात हाई कोर्ट को छोड़ के और एक हाई कोर्ट को और छोड़ के, इन दो हाई कोर्ट को छोड़ के बाकी सारी हाई कोर्ट ये कह रही थी कि भैया ये जो अमेंडमेंट हुई है 2021 में सेक्शन 43B में जो हुई है और साथ के साथ 36(1)(BA) में जो हुई है, देखिए जो मैंने सर आपका जामनी रंग से किया हुआ है, पर्पल रंग से क्लियर किया हुआ है एक्सप्रेशन 2, सर ये सारी की सारी एक्सप्रेशन जो है, ये जो अमेंडमेंट है, दीज आर प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों के दोनों गवर्न होते हैं 43B से। तो इसलिए अगर आपने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी आपने लेके अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक जमा करा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है टिल 31 मार्च 2021। पर 1/4/2021 के बाद अब लॉ चेंज हो गया है, तो ऑल दिस एक्सप्रेशन वाज सर prospective in nature, it is not retrospective. This is the firm view of various ITAT, and this is what has been held in Atom Construction by the Supreme Court as well, and it was held by the various High Court as well. Now they have the view that कि जो 36(1)(BA) भी है वो भी गवर्न होगा 43B द्वारा भी। Now अब सुप्रीम कोर्ट में this matter came in the case of sorry, in the case of checkmate। अप्रिशिएट कीजिएगा सर, केस लॉस बहुत सारे थे, पर हुआ क्या, चेकमेट को इन्होंने सर लीड केस मानने के लिए एवरीबॉडी हैज एग्रीड। चेकमेट इज अ कंपनी, और ये सारे के सारे केस लॉ सुप्रीम कोर्ट कैसे गए सर, गुजरात हाई कोर्ट हैज नॉट अफर्म द व्यू ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, हैज नॉट अफर्म द व्यू ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, विच सेड दैट कि 36(1)(BA) वाली पेमेंट भी 43B से गवर्न होगी। तो उन्होंने बोला भैया 36(1)(BA) इज अ डिफरेंट लॉ ऑल टुगेदर इन कंपेयर टू 36(1)(4), तो 36(1)(BA) को आप 43B के साथ नहीं पढ़ सकते, ये गुजरात हाईकोर्ट ने बोला। नाउ द मैटर वेंट टू गुजरात टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ऑल दीस जजमेंट्स। नाउ व्हाट हैपेंड, व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, बिफोर आई गो टू डिफरेंट पैराग्राफ 53, 54, 55 जहां पे एनालिसिस दिया था, लेट अस सी सर सुप्रीम कोर्ट का रैशनल क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो बोला सर गुजरात हाई कोर्ट ने जो बोला है वो एकदम करेक्ट है। जितने भी जजमेंट्स आप बात कर रहे हो एज टू एटम, जो आपका एटम इंस्ट्रक्शंस थी इन रिलेशन टू सुप्रीम कोर्ट, और या दिल्ली हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट है, वो कुछ पॉइंट्स सर समझना भूल गए। वो क्या पॉइंट है, वो पहला उन्होंने बोला भैया 43B जब आया था तब 36(1)(BA) नहीं होता था। मैं फिर से बता देता हूं सर, जब उन्होंने बोला 43B जब आया था तो 36(1)(BA) नहीं होता था, तो इसका मतलब 36(1)(BA) सर ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑल सेक्शन ऑल टुगेदर है। दूसरी बात 36(1)(4) और 36(1)(BA) सर दोनों डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर हैं। पहला वाला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है और दूसरा वाला एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। तीसरी बात उन्होंने बोला कि भैया ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो सही मायने में तो इनकम किसकी थी, वो इनकम है किसकी, वो एम्प्लॉय की थी, क्योंकि आप एम्प्लॉय से काट रहे हो, यू आर होल्डिंग, एम्प्लॉयर इज होल्डिंग एज इन अ ट्रस्ट, आप एक ट्रस्ट की तरह होल्ड कर रहे हो उस पैसे को, उस ट्रस्ट के पैसे को आप साथ के साथ जमा कराना है। जैसे टीडीएस, जब मैं आपका टीडीएस काटता हूं तो वो टीडीएस जो अमाउंट है जो मेरे पास रह गया वो मेरा ट्रस्ट के रूप में है, एक ट्रस्ट की, मैं एज अ ट्रस्टी हूं, आई एम होल्डिंग दैट अमाउंट इन ट्रस्ट। उन्होंने बोला भैया ट्रस्ट के पैसे को 43B द्वारा गवर्न नहीं किया जा सकता। दूसरी बात उन्होंने बोला भैया 36(1)(BA) अप्रिशिएट करें, वो आपके हाथ में सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 सब क्लॉज 10 के अंदर सर इनकम जब मानी गई थी, इट इज नथिंग बट अ डीम्ड इनकम, वो इनकम एम्प्लॉय की है, एम्प्लॉयर की नहीं है, ये तो डीमिंग फिक्शन क्रिएट किया गया। उन्होंने कहा डीमिंग फिक्शन क्यों क्रिएट किया गया, डीमिंग फिक्शन इसलिए क्रिएट किया गया कि भैया अगर मान लीजिए आप ड्यू डेट पे जमा नहीं कराते तो आपके हाथ में ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी समझाया कि भैया जो ये 36(1)(4), 36(1)(B) जो हम बात कर रहे हैं, 1(4) की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, पहले 43B में लिखा हुआ था बिफोर आपने सर ड्यू डेट तक जमा कराना है, ड्यू डेट ऑफ व्हाट वाज रिटन इन द लॉ। तो क्योंकि ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉयर का खुद का कंट्रीब्यूशन था, तो ऐसे केस में देयर कुड बी सम इश्यूज एज टू पेमेंट। मान लीजिए पेमेंट पीछे से नहीं आई
तो ऐसे केस के अंदर उन्होंने एक सेकंड प्रोविजन को डिलीट किया 43B से, जिसमें नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज भी है साथ के साथ। उन्होंने बोला डिलीट भी किया, और साथ के इसका मतलब ये था कि भाई एक लीवे प्रोवाइड किया गया है टू द एम्प्लॉयर, कि जो एम्प्लॉयर अपने हाथ में जो खर्चा क्लेम कर रहा है, कल को अगर फाइनेंशियल एजेंसी की वजह से अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है और ड्यू डेट तक पेमेंट कर देता है, तो ऐसे केस में उसे खर्चा मिल जाएगा। What happened? What the Supreme Court want to say is, Supreme Court want to say कि भैया 36(1)(5)(a) पे जो आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे, चाहे पीएफ हो चाहे ईएसआई हो, उस केस के अंदर आपको 43B गवर्न नहीं करता। 43B का जो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है, इट इज इन रिलेशन टू ओनली एम्प्लॉयर पार्ट ओनली। So what I want to say is the Supreme Court has actually, sir, validate the decision of Gujarat High Court, but overruled the judgment of Delhi High Court, Bombay High Court and various High Court as well. अब देखिए सर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। अभी देखिए आपको याद होगा सर, अभी ITAT ने लगातार करंट ईयर में करीबन कम से कम 15-20 जजमेंट आ चुके हैं ITAT की, और जो जजमेंट है इट इज नॉट फॉर अ सिंगल केस लॉ। सर करीबन 700, 800 1000 केसेस एक बार में डिस्पोज ऑफ किए इन्होंने, और जी बेंच ने नॉर्मली किए हैं। और डिस्पोज ऑफ जब किया है तो उन्होंने सर ITAT ने जजमेंट दे दिया कि यस भैया, ये जो एक्सप्रेशन ऐड की आपने 36(1)(BA) के अंदर, प्लस जो आपने 43B में एक्सप्रेशन ऐड करी है, वो चीज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। What the key thing was in this particular judgment is, even though this judgment was argued by Arvind P. Datar साहब है, साहब बोल रहा हूं, इसका मतलब he's a legal illuminary। तो आप प्लीज अप्रिशिएट करें, पर मुझे पूरे केस लॉ में ये आर्गुमेंट नजर नहीं आया कि सर 36(1)BA में या फिर 43B में जब एक्सप्रेशन ऐड करी है तो इसका मतलब ये है कि पहले ये इंक्लूडेड था। तो व्हाट आई वांट टू से, सर इस तरह का आर्गुमेंट वाज नेवर बीन देयर, बट हैविंग सेड दैट Supreme Court had now decided it. The question is, now Supreme Court had decided otherwise. अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अब ITAT के पास एक पावर है सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के अंदर, प्लीज नोट करें 254 सबसेक्शन 2 के अंदर, जहां में 6 महीने के अंदर सर बाय द एप्लीकेशन मेड बाय द SSC और बाय द डिपार्टमेंट, तो दोनों के दोनों कभी 6 महीने के अंदर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और उनको 4 साल में डिसाइड करना। और नॉर्मली एप्लीकेशन कैसे लगती है? मिसलिन एप्लीकेशन के नाम पे लगती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या डिपार्टमेंट ये आर्ग्यू कर सकता है? सर देखिए, कभी भी कोई कोर्ट लॉ, जब आप कोई जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, तो वो कोई नया लॉ लेट डाउन नहीं करता है, वो सही मायने में ओल्ड लॉ को इंटरप्रेट करता है। तो कैन डिपार्टमेंट से लाइक दिस, सर इट इज अ मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, ये एपरेंट मिस्टेक है, और यही बात गुजरात हाई कोर्ट भी बोल रहा था। अब ऐसे केस के अंदर जो जजमेंट आई है ITAT दिल्ली के अंदर या ITAT बॉम्बे, जो भी इस तरह से जजमेंट्स आई हैं फॉलोइंग द जजमेंट ऑफ वेरी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, जुडिशियल हाई कोर्ट्स, इन दैट केस कैन डिपार्टमेंट से लाइक दिस कि सर दिस इज अ मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। तो इस वजह से सर अब ये सारी जजमेंट्स के अंदर आपको सेक्शन 254(2) के लिए एप्लीकेशन डिपार्टमेंट यूज कर सकता है, और यूज करने के बाद ITAT उसे अपने ऑर्डर को ठीक कर देगी। क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो? सर टू मी आंसर इज नो। प्लीज अप्रिशिएट करें सर, व्हाट डू यू मीन बाय मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। सर इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए 3 सुप्रीम कोर्ट, पहले आपको 254 दिखा रहा हूं आपको। देखिए 254(2) क्या बोलता है? द अपीलेट ट्रिब्यूनल मे एट एनी टाइम विद इन 6 months फ्रॉम द मंथ इन विच द ऑर्डर वाज पास्ड विद अ व्यू टू रेक्टिफाइंग अ मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड और अमेंड एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट अंडर subsection 1 and shall make such amendment if the mistake is brought to its notice by the SSC or by the assessing officer। तो अप्रिशिएट करें सर, असेसिंग ऑफिसर के पास राइट नहीं है कि वो अपने आप ठीक कर दे, उसको एप्लीकेशन कहां लगानी पड़ेगी? एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कहां पर? टू द ITAT MA, जिसे MA कहते हैं, मिसलीनियस एप्लीकेशन। प्रोवाइडेड क्या होता है? एक प्रोविजन डाला हुआ है, प्रोवाइड दैट एन अमेंडमेंट व्हिच हैज इफेक्ट ऑफ एनहांसिंग ऑफ एन अमाउंट और रिड्यूसिंग अ रिफंड अदरवाइज और इंक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ द SSC not to be made on session unless the appellate tribunal sir opportunity of being heard, जब तक SSC को नहीं देगा। लेट अस से डिपार्टमेंट ने ये डाला, तो सर ITAT को सर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड एक आपको देनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देनी पड़ेगी, रिजनेबल देनी पड़ेगी टू द SSC कि क्यों ना आपके हाथ में ये एडिशन कर दी जाए। तो प्लीज नोट कर ले सर, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, सर द एप्लीकेशन हैज टू बी मूव्ड ईदर बाय SSC और बाय द डिपार्टमेंट।
तो अप्रिशिएट करें इस केस के अंदर एसएससी तो मूव करेगा नहीं, पॉसिबिलिटी यस सर डिपार्टमेंट मूव कर दे। तो मेरा क्वेश्चन ये है क्या ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, और अगर मान लीजिए मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है तो ये मान के चले सर विदाउट प्रॉपर गिविंग अपॉर्चुनिटी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द एसएससी सर 254(2) में ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन उठता है क्या ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। प्लीज नोट करें सर, मैं कुछ आपको जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की दिखा रहा हूं, ये नोट कर लें सर। पहला सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है 2008 का 173 टेक्समेंट 322 सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ एडिशनल कमीशन ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। अब देखिए सर इस केस में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज बीन हेल्ड। सर सुप्रीम कोर्ट ने बोला द मेन क्वेश्चन देयरफॉर इज व्हाट इज द मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड इन व्यू ऑफ वेरियस डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पेटेंट manifest or self-evident error which does not require elaborate discussion of the argument to establish it can be said to be apparent on the face of it and can be corrected while exercising statutory jurisdiction. A error cannot be apparent on the face of the record if one has to travel beyond the record. Please note कर ले सर, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। क्वेश्चन ये है क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उस टाइम पे जब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जजमेंट जब पास हो रहा था तो उस टाइम पे क्या ये रिकॉर्ड में अवेलेबल था? टू मी आंसर इज नो। अगर ये चीज अवेलेबल नहीं थी तो इसका मतलब सर ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है। मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड तभी होता है कि मान लीजिए जजमेंट आई और इस जजमेंट के आने से पहले ही जुडिशियल हाई कोर्ट, अगर ये आईटीएटी का डिसीजन तो, या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहले आ चुका है और दैट वाज नॉट बीन कंसीडर्ड बाय द आईटीएटी। पर मान लीजिए कोई जजमेंट बाद में आई, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, जजमेंट बाद में है, चाहे जुडिशियल हाई कोर्ट है चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, वो जजमेंट अगर बाद में आई तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा ऐसे केस में दिस इज नॉट अ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, तो इस केस में सेक्शन 254(2) की पावर यूज नहीं की जा सकती। राइट सर, अब अप्रिशिएट करें यही बात बोली गई सर होंडा सील्स प्रोडक्ट्स में सर 2007 का है 165 टेक्समेंट 307, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके से समझाया आपको कि भैया द ट्रिब्यूनल अलाउड द रेटिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द एसएससी। जब सैंपल कोर्ट का तभी था जब जजमेंट ऑलरेडी पहले से था। अप्रिशिएट कीजिएगा जजमेंट में क्या था सर, देयर वाज अ जजमेंट ऑफ आईटीएटी, पर उससे पहले ऑलरेडी कोऑर्डिनेट बेंच का जजमेंट ऑलरेडी आ चुका था, बट दैट वाज नॉट बीन कंसीडर्ड। तो प्लीज अप्रिशिएट करें, मैंने बताया मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड तब बनता है जब या तो रिकॉर्ड में चीज अवेलेबल हो या फिर जब आप जजमेंट पास कर रहे हो तो आपका कोऑर्डिनेट बेंच या फिर स्पेशल बेंच ऑफ आईटीएटी या फिर आपका सर जुडिशियल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अवेलेबल होता। अगर इन चारों में ऐसा कोई केस नहीं है तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर ऐसे केस के अंदर ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं हो सकती। एक और जजमेंट जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमए, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, दिस इज द जजमेंट ऑफ रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड। तो 2021 की जजमेंट है, दिसंबर 3 को आई थी। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि सर आप रेक्टिफिकेशन की गार्ड में सर रिव्यू नहीं कर सकते, यू डोंट हैव अ पावर टू रिव्यू। अगर आपको रिव्यू, अगर किसी व्यक्ति को लगता है ऑर्डर ठीक नहीं है तो ऐसे केस में गो टू द हाई कोर्ट, आप हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे, रेक्टिफिकेशन वही कर पाएंगे जो सेक्शन 254(2) के सर एम्बिट में आएगा। तो मैं क्लियर हूं आपको सर, तो प्लीज नोट कर ले, मेरा पर्सनल मानना ये है दो दिस जजमेंट हैज केम, दिस जजमेंट विल नॉट इंपैक्ट दोस जजमेंट्स व्हिच इज ऑलरेडी बीन पास्ड बाय आईटीएटी और हाई कोर्ट बिकॉज दिस इज नॉट मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। राइट सर, पर जो केस चल रहे हैं, जो केस आप फाइल कर चुके हो, पॉसिबिलिटी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ अब क्वेश्चन उठता है क्या कोई लीवे है, अभी भी कोई लीवे है उन लोगों के पास, हमारे पास? तो प्लीज नोट कर ले, 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिफोर दैट लेट मी कम टू क्वेश्चन नंबर 3, फिर मैं क्वेश्चन 2 और 4 को इकट्ठे ले लूंगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोला है व्हाट विल बी द फेट ऑफ एक्सप्रेशन एडेड इन फाइनेंस एक्ट 2022। मैंने बताया सर जो फाइनेंस एक्ट 2021, सॉरी 21 नहीं है सर, 21 पढ़ लीजिए। तो फाइनेंस एक्ट 2021 में, ये 22 नहीं है सर, 21 पढ़िएगा सर। ये जो 143B में एक्सप्रेशन ऐड किया या फिर 36(1)BA में जो एक्सप्रेशन ऐड किया, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन अब क्लैरिफिकेटरी बन गई है सर। पहले ये चीज जो पहले जो थी एक्सप्लेनेशन थी, हम इसको पढ़ रहे थे सर, ये आपने अलग से नई लायबिलिटी क्रिएट कर दी, क्योंकि पहले 43B से गवर्न होता था, अब 43B से गवर्न नहीं करना चाहते, तो एक्स्ट्रा लायबिलिटीज देयर, दैट इज व्हाई इट्स प्रोस्पेक्टिव। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने पुराने लॉ को लेट डाउन कर दिया कि भैया 43B से 36(1)BA कभी गवर्न होता ही नहीं था,
तो इसका मतलब नाउ दिस एक्सप्रेशन हैज बिकम क्लैरिफिकेटरी इन नेचर, और कोई भी चीज क्लैरिफिकेटरी होगी तो ऐसे केस में रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर हो जाएगी। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंस वाली बात है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, सेक्शन 37(1) के अंदर आपको याद होगा सर, एक एक्सप्रेशन ऐड की गई है, एक्सप्रेशन 4, जहां पे उन्होंने बताया कि भैया पेनल्टी और पेनल्टीज का क्या मतलब है, जहां पे उन्होंने बकायदा कोई गाइडलाइंस नहीं मानते हो आप, एनसीए की गाइडलाइंस नहीं मानी आपने, तो ऐसे केस के अंदर उसको भी कवर कर दिया है। अब अप्रिशिएट कीजिएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गई इन द फेवर ऑफ रेवेन्यू, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया कि यार ये जो एमसीए गाइडलाइंस है ये ऑलरेडी 37 के उसके अंदर एक्सेप्शन में कवर्ड थी, तो 37 में आपको नहीं मिलेगा। नाउ पहले हम ये आर्ग्यू कर रहे थे जब ये फाइनेंस एक्ट 2022 आया था कि सर ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, अब नई चीज आपने डाल दी है तो ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। नाउ ड्यू टू दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट उन्होंने समझा दिया कि ये लॉ तो ये पुराना भी यही था, तो नाउ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हैज बिकम क्लैरिफिकेटरी, सो रेट्रोस्पेक्टिव। बट व्हाट अबाउट 14A? 14A में आपने याद होगा आपको इश्यूज क्या क्या है, कि अगर आपके पास एग्जेम्प्ट इनकम होगी, कुछ कमाया होगा तो ही आपका डिसअलाउंस होगा, वरना डिसअलाउंस नहीं होगा। आपके हाथ में मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर आपने कुछ इनकम कमाई तो होगा, या फिर इट इज लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर एग्जेम्प्ट इनकम ओनली। नाउ सर कुछ एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी, कुछ सेक्शन में चेंज कर दिया, अब यहां पे लायबिलिटी फर्दर इंक्रीज कर दी। उनका कहने मतलब ये है, जो 2022 में जो अमेंडमेंट हुई है, अब वो ये कह रहे हैं कि भैया आपने एग्जेम्प्ट इनकम कमाई नहीं कमाई मैटर नहीं करता, सर डिसअलाउंस जरूर होगा। तो प्लीज नोट कर लें, वो 14A में जो एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है वो क्लैरिफिकेटरी नहीं है, वो प्रोस्पेक्टिव है। तो व्हाट आई वांट टू से, सब पहले सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 14A में डिसाइड कर चुका है कि भैया एग्जेम्प्ट इनकम होगी तो ही तो आपका खर्चा डिसअलाउ होगा, वरना नहीं होगा। अब ऐसे केस के अंदर अगर आप कुछ एडिशन इस तरह से कर रहे हो, वो क्लैरिफिकेटरी नेचर नहीं है, और कोई चीज क्लैरिफिकेटरी नेचर नहीं है और एडिशनल लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, इट इज ऑलवेज टर्म्ड एज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। नाउ मैंने आपको बता दिया सर, अब जो एक्सप्रेशन ऐड की गई है इसे आप क्लैरिफिकेटरी पढ़ेंगे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कोई नया लॉ लेट डाउन नहीं करता। व्हाट दे डू, दे डिड इज बेसिकली जो पुराना लॉ है उसको इंटरप्रिटेशन करता है, एज इफ वो उस टाइम पे क्या पर्पस था उनका। नाउ अप्रिशिएट करें कि क्या कोई लीवे है इससे निकलने का। तो आपको 2 ग्राउंड बता रहा हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सर अप्रिशिएट कीजिएगा, सर जितनी भी एडिशन हुई है 143(1)A के अंदर, मैं आपको 143(1)A एक बार आपको दिखाता हूं। 143(1)A क्या कहता है, प्लीज देखिएगा। तो 143(1)A में जो जो एडिशन हुई है वो एडिशन हुई है इन कंटेक्स्ट ऑफ, सर ये देखिए सर 143(1)A, वो एडिशन हुई है 143(1)A के 4 में। वो क्या बोलता है, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन इनकम इंडिकेटेड इन द टैक्स ऑर्डर रिपोर्ट बट नॉट टेकन इन अकाउंट इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम रिटर्न। तो अप्रिशिएट कीजिएगा सर, टार में मेरा क्वेश्चन ये है कि सर 36(1)BA कहां रिपोर्ट करते हैं? आप 20B में रिपोर्ट करते हो, और 20B में क्या रिपोर्ट करते हो सर? आप डिसअलाउंस रिपोर्ट नहीं करते, आप सिर्फ रिपोर्ट करते हो कि भैया आपकी ड्यू डेट कब थी और आपने कब जमा किया। तो आप में कहीं पे 40A3 की तरह या 40AIA की तरह या 40AI की तरह आप डिसअलाउंस का अमाउंट नहीं लिखते, आप तो सिर्फ ड्यू डेट लिखते हो। तो फर्स्ट आर्गुमेंट वाज कि सर पहली बात, हम 2 पार्ट ले लेते हैं। पहला पार्ट ले लेते हैं कि सर इस जजमेंट से पहले 143(1)A हुआ तो उसका क्या होगा, और दूसरा पार्ट लेते हैं जो 143(1)A इसके बाद हुआ तो उसका क्या होगा। तो जो जनरल 143(1)A की है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले है, और देयर वाज सर डिबेटेबल इशू, वेरियस हाई कोर्ट आर सेइंग डिफरेंटली, दो मेजॉरिटी ऑफ हाई कोर्ट आर सेइंग इन द फेवर ऑफ एसएससी इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एटम एक्सेप्शंस। तो अप्रिशिएट कीजिएगा सर, डिबेटेबल इशू है सर, वन कैन वेरी वेल आर्ग्यू, जो पुराने वाले केसेस की बात कर रहा हूं मैं आपको, जहां पे 143(1)A एडिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट हो चुकी है, वन कैन वेरी वेल आर्ग्यू सर ये डिबेटेबल इशू था। और हम जब 20B में रिपोर्टिंग करते हैं वहां पे सिर्फ ड्यू डेट की डिटेल भरते हैं, हम ये नहीं बताते कि ये अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा, अनलाइक सेक्शन 40A3, 40AIA, 40AI। तो मेरा पर्सनल मानना है सर 143(1)A में आपकी एडिशन नहीं हो सकती। तो दिस इज द फाइन आर्गुमेंट वन कैन टेक व्हाइल गोइंग फॉर एनी, कोई भी आप ITAT में या CAT में, कि सर 143(1)A में जो एडिशन हुई है दैट इज बैड इन लॉ। अगर इनको एडिशन करनी चाहिए थी तो 143(2) करना चाहिए था, मैं क्लियर हूं आपको सर, 143(2) करना चाहिए था, ना कि आपको 143(1)A में एडिशन, विच इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज
सर 143(1)A में एडिशन होने के लिए आपके पास कोई प्रोसीजर तो होना चाहिए। देखिए कैसे है, ए बोलता है अर्थमेटिक एरर की बात करता है, देखिए। दूसरा बोलता है इनकरेक्ट क्लेम भी नहीं है। डिसअलाउज द लॉस रिटर्न, अगर आपने लॉस रिटर्न आपने सही टाइम में नहीं, लॉस भी नहीं है। फोर्थ को छोड़ देते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिफ्थ बोलता है चैप्टर 6A की बात भी नहीं करता, फिर 26A की बात करता है। तो अप्रिशिएट करें, अगर वो डिसअलाउंस करना चाहेगा तो क्लॉज 4 में करेगा। पर क्वेश्चन ये है, क्या मैं डिसअलाउंस रिपोर्ट कर रहा हूं? तो मी आंसर इज नो, आई एम रिपोर्टिंग ओनली ड्यू डेट्स। तो ऐसे केस के, और दूसरी बात डिबेटेबल इशू है, तो जितने भी पुराने केसेस हैं वहां पे अगर 143(1)A में एडिशन हुई है, इवन तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज देयर, स्टिल आप केस जीतेंगे, बिकॉज इस तरह की एडिशन 143(1)A में नहीं हो सकती। दूसरी बात सर, अब आपका आर्गुमेंट होगा नितिन व्हाट अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद अगर 143(1)A की कोई इंटीमेशन आई तो क्या होगा? तो अप्रिशिएट करें, दो नाउ इट हैज बिकम मिस्टेक अपीयरिंग फ्रॉम रिकॉर्ड, अप्रिशिएट कीजिएगा, नाउ जजमेंट इज ऑलरेडी बीन देयर। पर ऐसे केस के अंदर क्वेश्चन ये है, अगेन देयर इज नो प्रोसीजर इन रिलेशन टू 143(1) टू मेक सच एडिशन। आप एडिशन कर ही नहीं पाओगे। तो मेरा पर्सनल मानना ये है, 143(1)A के अंदर अगर आप ड्यू डेट डाल रहे हो, अनलाइक 40A3, 40AI, 40AIA, मेरा पर्सनल मानना है आज भी 143(1)A में एडिशन नहीं हो पाएगी। अब दूसरा ग्राउंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम हर केस लॉ में ले रहे हैं दो, अभी तक हम जितने भी केस लॉ जीतते हैं आईटीएटी के अंदर, इट इज ऑल ड्यू टू 143(1). और प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, ये चीज अपहोल्ड की है बाय वेरियस आईटीएटी आल्सो। नाउ द सेकंड आर्गुमेंट जो नॉर्मली आप सुनने लायक है, सर अप्रिशिएट करें, देयर वाज जजमेंट ऑफ कनोई पेपर्स, सर कैलकाटा आईटीएटी। अब कैलकाटा आईटीएटी ने सर क्या समझाया, ड्यू डेट का मतलब क्या है? ड्यू डेट का मतलब कनोई पेपर्स में आईटीएटी ने समझाया कि अप्रिशिएट कीजिएगा, लेट अस से आपकी सैलरी अप्रैल की है, वेजेस अप्रैल के हैं, और आप पेमेंट कर रहे हैं मई में। तो अप्रिशिएट कीजिएगा, मई वाली कर रहे हैं जून में, जून वाली कर रहे हैं जुलाई में। तो सही महीने में आज की डेट में आप ड्यू डेट कैसे डालते हैं? अप्रैल के लिए डालते हैं 15 मई, जून के लिए डालते हैं 15 जून। संदीप जी ऐसे करते हैं आप, ठीक है सर। सर यहां पे कनोई पेपर्स ने बोला, भैया जब आपकी ड्यू डेट का मतलब है जिस टाइम पे डिसबर्समेंट होगी जिस मंथ में, उसके अगले महीने की 15 तारीख। तो इसका मतलब अप्रैल वाले की सैलरी आप अगर मई में जमा करा रहे हैं तो अप्रैल के लिए क्या हो गया? 15 जून। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो व्हाट आई वांट टू से, जहां पे आपका सर अगर लेट हुआ है 2 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से, 25 दिन से, तो वहां पे कनोई पेपर को आप यूज आज भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 ग्राउंड बताए टू कम आउट फ्रॉम दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। वन इज, अगर 143(1)A हुआ है तो 143(1)A में इस तरह की एडिशन नहीं हो सकती, वो हमने डिस्कस कर दिया। दूसरा ग्राउंड मैंने बताया, अगर 143(2) वाला भी केस है कोई, तो ऐसे केस में, और आपका जो लेट है दैट इज नॉट मोर देन 5 days, 10 days और 15 days और 20 days, तो ऐसे केस में कनोई पेपर का जजमेंट को यूज करें। आप बोले सर ड्यू डेट कब बनती है? ड्यू डेट तो बनती है जिस मंथ में आप डिस्बर्समेंट ऑफ सैलरी करते हो या वेजेस की करते हो, उसके अगले महीने की 15 तारीख। तो प्लीज नोट कर ले, देयर वाज ऑलरेडी अ जजमेंट ऑफ अहमदाबाद आईटीएटी इन द लाइन ऑफ कनोई पेपर्स आल्सो, बट पर वो पर्टिकुलर अहमदाबाद आईटीएटी का जजमेंट गुजरात हाईकोर्ट ने उड़ा दिया है। पर नाउ मेरा जुडिशियल हाईकोर्ट कौन है? दिल्ली हाईकोर्ट है। और ऐसे केस में आई कैन रिलाई ऑन कनोई पेपर्स। तो व्हाट आई वांट टू से, मैंने आपको 2 आर्गुमेंट दे दिए व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज 143(1)A में ये ईएसआईपीएफ की एडिशन नहीं हो सकती। दूसरा सर, ड्यू डेट का मतलब ये है जिस टाइम पे आप सैलरी पे कर रहे हो उसका अगला महीना। सर आप कोई भी इशू इस कंटेक्स्ट में भी है।